नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर आप सभी के लिए यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की एक प्रैक्टिस सेट के साथ। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 14 है। इसमें हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, या आप कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कॉमर्स प्लस जनरल स्टडी के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। और जिन क्वेश्चंस का चुनाव किया गया है वो क्वेश्चंस बिल्कुल यूपीएचएससी के सिलेबस के ऊपर हैं, यूपीएचएससी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 46 और 47 में जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक उसी लेवल के क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर डाले हुए हैं। और अगर आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक देंगे जहां पे आप जिसका यूज़ करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट कॉमर्स, इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, ये जो एग्ज़ाम्स हैं कॉमर्स के, इन सभी की प्रिपरेशन संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए जाते हैं, तो जिनका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा है। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर। तो जो जॉब एनालिसिस होता है, जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। जॉब एनालिसिस जो है, जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जॉब एनालिसिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहले का जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं होगा, पॉलिसी नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा, प्रोसीजर होगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 जो है आपके पास कहा गया है कि इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, कौन सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व। यानी कि फंक्शनल का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने तरीके का काम होता है हम क्या करते हैं, हर सब कामों को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, एक पर्सन को एक पार्टिकुलर काम देते हैं। इससे क्या होता है कि जो वर्क होता है उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आता है और जो स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो इम्प्रूव होता है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जब कभी आपके सामने आए तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, स्पेशलाइजेशन की। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू ट्रेनिंग वर्कर्स। इसमें से कौन सा जो है वो ट्रेनिंग वर्कर से रिलेटेड है। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू ट्रेनिंग वर्कर्स, वर्कर को ट्रेन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्कर को ट्रेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जॉब रोटेशन। हालांकि इंडक्शन, वेस्टिबल एंड टास्क ये भी एक दूसरे से मैच करते हैं। इंडक्शन हालांकि अलग पार्ट है, बट वेस्टिबल और टास्क जो है ये मैच करते हैं। बट जो वर्कर्स की जब हम बात करते हैं, वर्कर को ट्रेन करने के लिए हम जॉब रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। 360 डिग्री मेथड रिलेट्स टू। आप जानते हैं 360 जो डिग्री मेथड होता है वो किससे संबंधित है, वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल से संबंधित है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 डेवलपमेंट की बात की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो किससे संबंधित है, वो एल्टन मेयो से संबंधित है। आपको मालूम होगा हॉदर ने एक्सपेरिमेंट किया गया था एल्टन मेयो के द्वारा, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का एक बहुत ही कह सकते हैं ज़बरदस्त नमूना था। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एट्रीशन इज रिलेटेड टू। तो एट्रीशन किससे रिलेटेड है, आप ध्यान करिए। एट्रीशन जो है आपका रिजग्नेशन और टर्मिनेशन से संबंधित है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है। एचआरएम के अंदर जो टर्मिनेशन और रिजग्नेशन होता है उससे संबंधित है आपका एट्रीशन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म है फेल्ड। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो किस चीज़ को लेकर फेल हो गए, कीप फिजिकल डेफिसिट टू द टारगेटेड लेवल, फुल्ली इम्प्लीमेंट इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन एंड फुल्ली ओपन द इकोनॉमी टू ट्रेड। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी होगा, यानी कि तीन की तीनों चीज़ें जो हैं इनको लेकर इंडस्ट्रियल जो आपके रिफॉर्म्स हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म फेल हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट वाज नॉट नोटिस्ड ड्यूरिंग द 1991 रिफॉर्म। 1991 रिफॉर्म में कहा गया है कौन सी चीज़ नोटिस नहीं की गई, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉरेन रिजर्व वेयर मेंटेन्ड एट वेरी हाई लेवल। इस चीज़ को
जो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसके अंदर नोटिस नहीं किया गया, बाकी और जो चीज़ें हैं वो इससे संबंधित हैं। क्योंकि एक एक स्टेटमेंट हर क्वेश्चन का नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जहाँ पे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है उनको पढ़ा जा रहा है, बाकी हम लोग सही आपको सिर्फ ऑप्शन बताते चलेंगे। क्योंकि आपको करना क्या है, आपको खुद अपने आप को भी यहाँ पे जज करते रहना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप हर क्वेश्चन के बाद अपने हिसाब से एक ऑप्शन लगाया करिए, ताकि आप भी ये जज कर पाएँ कि आपने अभी तक कितना समझा और आपका जो इंडिविजुअल स्कोर है वो कितना जा रहा है, ताकि आप अपने आप को सही आकलन कर सकें। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन 4 है, हम चारों नहीं पढ़ेंगे, आपको सीधा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे। इसका सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट प्राइस। प्राइस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मोनोपोली मार्केट के अंदर होता है, ये हम लोग इसे परफेक्ट कंपटीशन में नहीं कर सकते हैं। जब एक सिंगल सेलर होता है तो वो मोनोपोली मार्केट होती है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट पे बेचा जाता है, उसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 आपसे ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जर्नल डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडी की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है? तो आप याद करिए 3 तरीके की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के अंदर दिए गए हैं। जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो आपकी डेफिनेशन है बेसिकली इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कैरसिटी। जो स्कैरसिटी डेफिनेशन दे रखी है रॉबिन्सन के द्वारा, रॉबिन्सन ने जो स्कैरसिटी की डेफिनेशन दे रखी वो डेफिनेशन सबसे परफेक्ट मानी जाती है, सबसे सटीक मानी जाती है। उसे मॉडर्न डेफिनेशन भी इकोनॉमिक्स की बोलते हैं। तो 10 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ेंगे। 11 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो 4 स्टेटमेंट है, इसमें एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सीधे आपको सही स्टेटमेंट बताएंगे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। एट प्रेजेंट इनकम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर आर नेग्लिजिबल। ये जो आपका क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स जो होती है आपकी, इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को हम मतलब टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 12 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अबाउट 80% ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हैज़ इरीगेशन फैसिलिटीज़। कहा गया है कि जो बेसिकली 80% एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये स्टेटमेंट फिलहाल इनकरेक्ट है। बहुत सारी जगह आज भी बाकी हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की समस्याएं बनी हुई हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आएंगे क्वेश्चन 13 पे। ओबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड टेनेंसी रिफॉर्म आर बोथ पार्ट ऑफ। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान रखिएगा, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म और बेसिकली इंटरमीडियरीज का जो है मामला, ये दोनों किसका पार्ट है, किससे संबंधित हैं? तो ये लैंड रिफॉर्म इन इंडिया से संबंधित हैं। लैंड रिफॉर्म के अंदर मसला यही चल रहा था कि जो बिचौलियाँ हैं, जो मिडिल मैन हैं, वो किसानों को परेशान करके रखा था। तो इसीलिए जो टेनेंसी रिफॉर्म और इंटरमीडियरीज रिफॉर्म है ये लैंड रिफॉर्म के अंदर आएँ ताकि ये दिक्कतें खत्म हो जाएँ। 14 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इसमें कौन नहीं है? तो स्कीवनेस जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। मीन डिविजन, स्टैंडर्ड डिविजन, क्वार्टाइल डिविजन, ये तीनों मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, बट स्कीवनेस जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। 14 का ए करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 आपसे पूछ रहा है द इमीडिएट इंसॉल्वेंसी रेशियो। ध्यान रखिएगा, द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? तो ये होता है आपका क्या? क्विक रेशियो। इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है वो क्विक रेशियो होता है। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जिसे हम फेमा बोलते हैं, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको मालूम भी होगा, ये 1999 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे सिज पॉलिसी इन इंडिया इज मोटिवेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ। भारत में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट है ये किस देश को देखकर लाया गया? तो ये लगभग लोगों को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो सिस्टम हो चाइना को देख के लाया गया। चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की फैसिलिटीज़ चलती थी, उससे मोटिवेट होकर भारत में भी ये सुविधा चालू की गई। 18 की बात करें। इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट को कंट्रोल करने के, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, अगर आपको क्रेडिट को कंट्रोल करना हो तो आप क्या करेंगे?
देखिए आपके पास बहुत ही सीधा सा मतलब क्वेश्चन पूछा गया, बट 4 ऑप्शन है, चारों काफ़ी नियरेस्ट ऑप्शन है, तो आपको इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसमें जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी CRR शुड बी इंक्रीज एंड बैंक रेट शुड बी इंक्रीज। देखिए आपको क्रेडिट क्या करना है, कंट्रोल, उधारी को कंट्रोल करना है। तो उधारी तभी कंट्रोल होगा जब बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देंगे और जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बढ़ जाएगा। जब बैंकों का कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो RBI के पास बैंकों का कैश ज़्यादा डिपॉजिट होगा, तो जब RBI के पास पैसा कम बचेगा तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट कम दे पाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 19 की तरफ। 19 पूछ रहा है इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट इन द कंट्री RBI में, अगर भारत के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करना हो तो RBI के पास कौन कौन सा ऑप्शन है। तो RBI क्या कर सकती है, सेल सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट के अंदर सिक्योरिटी को वो सेल कर सकती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 20 की तरफ। यहाँ पूछा गया है विच बैंक इज़ कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। तो सभी जानते हैं बैंक ऑफ इशू, बिल्कुल बहुत बेसिक सा सवाल। बैंक ऑफ इशू को हम किस बैंक को बोलते हैं, वो हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत की जो है वो कौन सी बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1935 के अंदर हुआ था, और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। ध्यान रखिएगा ये भारत के अंदर बैंक इशू करने का काम करती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 आपसे पूछ रहा है इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकरेज करने के लिए RBI को क्या करना चाहिए, RBI क्या करेगी। तो इस केस में RBI क्या करेगी, रिड्यूस करेगी CRR, कैश रिजर्व रेशियो को वो रिड्यूस कर देगी। इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 22 की तरफ। द टर्म फंड आर यूज इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो फंड टर्म है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, तो इसका बेसिकली मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, मतलब करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब ध्यान रखिएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड शब्द का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, मतलब करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट इसका ऑप्शन होना चाहिए। अब आएंगे क्वेश्चन 23 पे। व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रोमाइसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो फंडामेंटल प्रोमाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन तो नहीं हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आपको सही ऑप्शन बताएंगे, आपको भी पढ़ के वॉइस करके सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडिविजुअल चूज अल्टरनेटिव फॉर विच दे बिलीव एंड नेट गेन टू बी ग्रेटेस्ट। क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो हर किसी व्यक्ति की कोशिश क्या होती है कि हम उस अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे जहाँ से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम फ़ायदा मिले। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 24 की अगर हम बात करें, द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर बजट लाइन है। एक कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपकी बजट लाइन बनती है इस तरीके से, तो जो आप जो परचेज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका IC कर्व जो है वो इसी बजट लाइन के पास से बनना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे आपका IC कर्व एक दूसरे को टच करेंगे, टेंजेंट होंगे, वही आपका क्या होगा, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो 24 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द फर्म्स फंक्शन। ये वाला आपको ध्यान रखना। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेसिकली एक फर्म्स के कॉस्ट फंक्शन को लेकर। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका वो सी ऑप्शन है। बहुत बेसिक सवाल है। TFC का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका सही होगा सी वाला, बाकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इसका सी सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन लॉन्ग रन, पर एक जो फर्म है लॉन्ग रन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देयर विल बी नो। अब ध्यान रखिएगा देयर विल बी नो लिखा हुआ है, तो आपको कहा गया कि एक परफेक्ट कंपटीशन फर्म लॉन्ग रन में क्या चीज़ अर्न नहीं कर सकती। तो लॉन्ग रन में वो सुपर प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती। ध्यान रखिएगा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती। बी ऑप्शन सही होगा। 27 की बात करें, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर कमोडिटी। लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, वो है आपका सेम सेटिस्फैक्शन। क्योंकि जो आपका IC कर्व बनता है, अगर आप IC कर्व की बात करें तो IC कर्व इस तरीके से बनता है, ये इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, तो हर कॉम्बिनेशन के ऊपर उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 28 पे। 28 पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सी जो ऑप्शन है जहाँ पे फ्लो ऑफ फंड हो रहा है। तो आपका जो राइट होगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिल्डिंग सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखिए जब उधार आप बिल्डिंग खरीदोगे तो उससे क्रेडिटर आपका इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग आपके पास आएगी तो जो बिल्डिंग आएगी उससे क्या होगा, आपके पास जो हम लोग फंड फ्लो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं या फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपके पास बिल्डिंग जो होगी वो आएगी। दैट मीन्स कि ये क्या, ये फ्लो ऑफ फंड है। बाकी अगर आप देखें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्रेडिटर इशू बिल्स पेबल, ये इसके सही नहीं होंगे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेरे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 पे पढ़ेंगे। यहाँ पे है नेट प्रॉफिट आपके पास है 25,000 आफ्टर रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000। आगे कहा गया है देन द फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे देंगे क्योंकि इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, और उसके बाद उसके अंदर हम लोगों को ऐड करना होता है कुछ जो आपके ट्रांसफ़र्स होते हैं जनरल रिजर्व के अंदर या आपका जो और जगह ट्रांसफ़र होता है। फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, उसके अंदर हमें ऐड करना होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो जो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ये नॉन कैश आइटम है, इसे हम क्या करेंगे, मतलब ऐड कर देंगे किसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो 25 + 30 यानी कि 25 + 5 30,000 इसका ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन करंट लाइबिलिटी। तो यह तो बहुत ही आसान सवाल है। नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है, लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, बाकी सब करंट लाइबिलिटी दे रखे हैं। ABC क्या है, करंट लाइबिलिटी है। डी जो है वो लॉन्ग टर्म लोन जो है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। अब कुछ क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट वाइज। अब आपको आगे 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे जिन्हें आपको पढ़ के बताना है। देखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन इज डिजायरेबल और अंडर कैपिटलाइजेशन इज मोर डिजायरेबल, ये पूछा गया। कहा गया ओवर कैपिटलाइजेशन डिजायरेबल होता है और अंडर कैपिटलाइजेशन मोर डिजायरेबल होता है। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है गलत है। तो अगर आप ध्यान से समझें इस बात को, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो इनकरेक्ट है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन तो डिजायरेबल होता है लेकिन अंडर मोर डिजायरेबल होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 32 की तरफ अगर हम बढ़ें, हाई मोरल लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी। कहा गया कि जो हाई मोरल है उससे प्रोडक्टिविटी हाई होगी, लेकिन हाई मोरल से प्रोडक्टिविटी हाई होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपके एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसा प्रस्तावित है, ऐसा एक फिनोमिना है। लेकिन अगर हाई मोरल होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट कहने में सही हैं और प्रैक्टिकली सही हैं, और देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। ये UGC नेट को क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, और एज पर UGC आंसर के इसका दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट बताए गए हैं। क्वेश्चन हम 33 की तरफ बढ़ेंगे। 33 में पूछा जा रहा है आपका मैस्लो नीड थ्योरी कन्वे द हाइजीन फैक्टर एंड मैस्लो थ्योरी कन्वे द सेटिस्फाइड नीड इज मोर अ मोटिवेटर। ये देखिए आपका मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप इसका जवाब दे सकते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, क्योंकि फिलहाल इस तरीके के मोटिवेशन में जो मैस्लो है उन्होंने हाइजीन फैक्टर की तो बात ही नहीं करी हुई है। तो फिलहाल इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, डी सही होगा इसका। 34 की बात करें, एजेंसी थ्योरी रिलेट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। एजेंसी थ्योरी जो है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बारे में बताती है। एंड एजेंसी थ्योरी रिलेट्स टू मिडिल मैन, कहा गया ये मिडिल मैन का काम करती है। तो अगर आप इस वाले स्टेटमेंट की बात करें तो आप ध्यान करिए, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, क्योंकि एजेंसी जो थ्योरी होती है वो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट की बात नहीं करती है, वो आपके एजेंट और प्रिंसिपल की बात करती है, और वो मिडिल मैन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। 34 के बाद 35 की तरफ बढ़ेंगे। 35 फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। कंट्रक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसका वो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन कंट्रक्शन ऑफ जो आपका कंट्रक्शन ऑफ डिमांड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से डिमांड उसकी घट गई है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन ऑफ
सॉरी कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कहा गया है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, तो सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड का मतलब ये सही होता है, और यहाँ पे कहा गया है कि जो आपकी डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है किसकी वजह से? इंक्रीज इन प्राइस। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 36 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे है अ लीडर यूजेज द फॉलोइंग मेथड, यूज क्रिटिसिज्म, इनकरेज ग्रोथ, सेट ऑब्जेक्टिव, गिव ऑर्डर एंड डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू डेमोक्रेटिक लीडर। तो डेमोक्रेटिक लीडर के द्वारा यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, यानी तीसरा और चौथा पॉइंट जो है आपका सही है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेट करे जाते हैं और ऑर्डर दिया जाता है और डायरेक्शन दिए जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 37 की तरफ बढ़ेंगे। 37 एक बार फिर से क्वेश्चन आपका जो उसी तरीके से मतलब स्टेटमेंट वाइज है। यहाँ पूछा गया है टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, तो टेक्निक ऑफ MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्शंस आर सेट एट द टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल objectives coincide with objective to organization and performance should be evaluated periodically और objectives are decided at the subordinate level। तो ये जो ऑप्शन है आपका, इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। तो शुरुआत के तीनों स्टेटमेंट सही थे, इसका चौथा स्टेटमेंट जो था वो गलत था, क्योंकि ये कहा गया है कि हम लोग आखिरी स्टेटमेंट में कि ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड एट सबॉर्डिनेट लेवल, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव सबॉर्डिनेट लेवल पे नहीं डिसाइड होते हैं। तीनों स्टेटमेंट सही थे, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ट्रेनिंग, अप्रेजल, प्लेसमेंट, डायरेक्टिंग। आपको स्टाफिंग के अंदर बताया गया है, तो ये चीज़ें आती हैं, तो उनको आप क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको बताना है। तो 38 के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें डायरेक्टिंग नहीं आता है, ट्रेनिंग, अप्रेजल और प्लेसमेंट आता है, यानी कि इसका भी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 39 की तरफ। 39 में पूछा गया है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेज आते हैं और उसका सिस्टम क्या चलता है। तो एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल, कैश, वर्क इन प्रोग्रेस। आपको करेक्ट सीक्वेंसिंग लगानी है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंसिंग है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले आता है आपका एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद आता है आपके पास क्या, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आपके पास आता है फिनिश गुड्स, फिर क्या होता है, फिर आपकी होती है रिसीवेबल, उधार पर डेटर बनते हैं, फिर आपको कैश मिलता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 40 की तरफ अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस सन 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सन 2011 की जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है। तो जो करेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी गौतम बुद्ध नगर हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो, यानी जो मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर सबसे लोएस्ट था उत्तर प्रदेश के अंदर एज पर 2011 सेंसस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 41 की हम बात करेंगे, जीएस के ही क्वेश्चन हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ग्रोथ डिकेड बिटवीन 2001 से 2011। 2001 से सन 2011 के बीच में जो हाईएस्ट आपका पॉपुलेशन डिकेड ग्रोथ है आपका वो कहाँ पे हुआ है, तो वो बेसिकली आपका हुआ है कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर के अंदर। 41 जो है आपका सी ऑप्शन इसमें भी सही होगा। क्वेश्चन 42 की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो आगे डैश है, वॉज अ मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी न्यूज़पेपर एडिट किया जाता था। कौन सा न्यूज़पेपर था, इसका नाम क्या था, आपको शायद पता होगा। ये जो न्यूज़पेपर था आपका वो क्या था, केसरी, केसरी हिंद के नाम से एक न्यूज़पेपर इन्होंने छापा था मराठी से, तो ये बेसिकली बाल गंगाधर तिलक इसको मतलब एडिट करते थे। 43 क्वेश्चन की बात करें तो साइमन कमीशन था वॉज हेडेड बाई, जो साइमन कमीशन था वो किसके द्वारा हेड किया गया था। तो साइमन कमीशन जो है वो हेड किया गया था लॉर्ड साइमन के ही द्वारा, इनके ही नाम पे इसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। 44 की हम लोग बात करें तो कृष्णा राज सागर डैम, बहुत फेमस डैम है ये, लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये किस रिवर के ऊपर, जो कृष्णा राज सागर डैम है वो किस रिवर के ऊपर है, तो ये आपका कावेरी रिवर के ऊपर है, ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी के ऊपर कृष्णा राज सागर डैम जो है वो बनाया गया है। क्वेश्चन 45 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिटायर्ड अपॉन अटेंडिंग द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं बेसिकली वो किस एज के ऊपर रिटायर होते हैं, तो वो रिटायर होते हैं 65 की एज के ऊपर, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर
46 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ है कि हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से किसने भारत रत्न अवार्ड जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले ही प्राप्त किया था? तो वो थे आपके कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्हें ये पुरस्कार भारत रत्न बनने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले मिला था। 47 की अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ध्यान से इसको आपको आंसर करना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी जो है वो 11 है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करी है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? इसे सन 2006 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि काले सरीका सुधाकर रिसेंटली ओन द अर्जुन अवार्ड। जो काले सरीका सुधाकर इन्होंने अर्जुन अवार्ड से मतलब नवाजा गया है। ये नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 का था। ये बेसिकली किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो ये आपका जो सवाल है वो करंट अफेयर्स का सवाल है। इसका जो सही ऑप्शन होगा खो खो हो जाएगा। ये खो खो खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 50 की बात करिए, व्हेन वेयर पद्म अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। पद्म श्री जो पद्म अवार्ड्स हैं, वैसे तो जो भारत के अंदर जो 4 बड़े पीपुल अवार्ड्स होते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका आता है भारत रत्न, फिर आपके पास आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो जो पद्म अवार्ड है वो कब कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे? तो ये कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे 1954 से, यानी पद्म अवार्ड देना जो स्टार्ट किया गया था वो 1954 से स्टार्ट किए गए थे। आपको ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगर 51 की हम लोग बात करें तो 51 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट स्टेटमेंट है? तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें हम आपको डायरेक्टली बताएंगे, वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर 52 की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का एडवांटेज क्या होगा? नेटवर्क इज़ नॉट इफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक, यानी हाई ट्रैफिक होने से भी नेटवर्क आपका जो होगा इफेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 53 की बात करें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? तो उसका TXT नोटपैड का आपका एक्सटेंशन है। क्वेश्चन 54 की बात करें, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इनके बीच का जो होता है बेसिकली वो कौन होता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर्स के बीच का जो काम है वो करता है। 55 की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोजर है फॉल्स अंडर। तो इंटरनेट एक्सप्लोजर क्या चीज़ है? इंटरनेट एक्सप्लोजर बेसिकली क्या है? वो क्या एक ब्राउज़र है, उसे हम लोग ब्राउज़र बोलते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हम उसको फटाफट जवाब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पॉज करके अपना आंसर देना है और अपने स्कोर को मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ बढ़ेंगे। 56 में पूछा गया है कि विच ग्लोबल इंस्टीट्यूट लॉन्च द प्रोमोबल डिजिटल फाइबर। ये जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपका लॉन्च किया गया है MIT के द्वारा, MIT इनके द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया। 57 क्वेश्चन की बात करेंगे, द टर्म मिक्सिंग एंड मैचिंग विच इज़ इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट। मिक्सिंग एंड मैचिंग जो है किससे संबंधित है? किस मतलब जो न्यूज़ आपके आजकल मार्केट में चल रही कहाँ से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है आपका कोविड वैक्सीनेशन से। कोविड वैक्सीनेशन से ये संबंध है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है आपसे। 58 में है आपका मर्गेटिया हैक हैज़ फीचर्ड इन द गूगल डूडल रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका बेसिकली जो संबंधित है वो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, यानी आपका मर्गेरिटा जो हैक है आपका वो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। 59 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टीचिंग। तो टीचिंग के संबंध में कौन सी चीज़ें ट्रू हैं? आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एक्टिविटी शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो ये होगा आपका
सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सर्कुलम, हमें क्या होता है सिलेक्शन ऑफ करिकुलम, सबसे पहले जो फंडामेंटल गाइडेंस होता है उसमें हमें करिकुलम को सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। तो आज के इस लेक्चर के ये थे आपके 60 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर है, आज की जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपका 60 के अंदर, मान लीजिए अगर आप 60 क्वेश्चंस के टेस्ट में 40+ स्कोर करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम के हिसाब से हो, आप बिल्कुल एक प्रबल दावेदार हैं अपनी पोस्ट को सिक्योर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहें तो टेलीग्राम जो हम लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप टेलीग्राम के मेंबर हो सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरीके के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।